फायदा किसको है सर जंग का? प्रवीण साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुसलसल एक टेंशन का माहौल है, जिसमें कमी किसी तरह आ नहीं पा रही, ना कोई साइड मतलब डायलॉग के लिए आत्मी तौर पर तैयार है, कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसको मेट करना शायद इम्पॉसिबल है, ब्लेम गेम इतना है, मतलब दोनों साइड्स के पास ऐसे एक्सक्यूजेस है जो अपने अपने ग्राउंड्स पर शायद जेन्युइन भी है, जिनको वो बुनियाद बनाकर एक दूसरे से इवन बात करने को तैयार नहीं है। तो इस सारे माहौल में एक तो टेंशन कैसे डिक्रीज हो सकती है, सेकेंडली इस माहौल का फायदा किसको है और नुकसान किसको है? देखिए, ऐसा है कि टेंशन्स तो डिक्रीज नहीं होंगी। पहली बात, एटलीस्ट टिल 20, जब तक हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, टेंशन रहेंगी। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि चीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा साउथ एशिया में। और उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, वो BRI के साथ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। वो चीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है। उसकी अगर चीन की इन्वॉल्वमेंट है तो अगली बात हमें ये समझनी है कि चीन क्या कर रहा है। चीन कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। चीन रशिया के साथ एक पूरा, जिसे जो शी जिनपिंग ने कहा था दैट वी आर पार्ट ऑफ द बिग चेंजेस इन दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी में कोई बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और वो बड़े चेंजेस क्या हो रहे हैं? वो ये हो रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है और साउथ एशिया उसका एक पिवट होगा इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि आसियान दूसरा पिवट होगा वेस्टर्न पैसिफिक में। अब जहां तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करता है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी और ब्लॉक सिक्योरिटी एक दो अलग चीजें होती है। ब्लॉक सिक्योरिटी वो है जो कि अमेरिकन करते हैं और जिसको वो बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिटरेंस, विच इज ऑल अबाउट मिलिट्री पावर। जो चाइना और जो रशिया कर रहे हैं दोनों मिलके, कहने का मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि शांति रहे, चाइना चाहता है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, चाइना चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। यही कारण है जब जनरल बाजवा मिले थे शी जिनपिंग को, जब वो चीफ थे, तो शी जिनपिंग ने उनको बताया था कि देखिए, हम इतने साल हमने इंतजार करा हांगकांग के आने के लिए, तो जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कनेक्टिविटी के ऊपर और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर। और यही कारण है कि आपकी जो सरकार थी उस समय, जिसमें बाजवा साहब भी थे एक हिस्सा और इमरान खान साहब की सरकार थी, उन्होंने पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी निकाली थी। उसके बाद फिर जैसे अभी लोगी साहब जिक्र कर रहे थे, तो एक हिंट दे रहे थे, वो अभी आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। पर अब मैं आ गई थी, अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से एक कोर्स करेक्शन हुआ है, और कोर्स करेक्शन जो है वो जनरल मुनीर साहब कर रहे हैं। अभी वो अपने जो दौरा, उनका चीन का दौरा हुआ था, उसमें वो PNA के जो आर्मी जो चीफ थे उनको मिले, आर्मी चीफ को। एक जो फर्स्ट रैंकिंग वाइस चेयरमैन है से मुलाकात हुई है। इसका मतलब एक मिलिट्री सपोर्ट का भी इशू है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया कि एट द ऑपरेशनल लेवल थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर द पाकिस्तान आर्मी। अब सवाल यह है कि क्या जंग करनी चाहिए? उसका जवाब साफ जंग से हासिल हो भी सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, ये मेरी सोच है, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, देखिए, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग है, जिसकी कई लोग बात करते रहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान और इंडिया एंड चाइना का जो सवाल है, द रूट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान, एंड द रूट फॉर वॉर ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान। आप इस बात को थोड़ा सा, इस पे आप वो करें, थोड़ा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात है, जंग जो है, जंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एट ऑल।
बट होता क्या है कि अगर आपको स्टेटस को तोड़ना है, अगर आप चाहते हो कि एसईओ ठीक तरह काम करे, जो हमारा साख था वो 2014 से कामयाब नहीं हुआ। वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ही ठीक नहीं है, तो वो उसके बाद वो बंद ही हो गया। अब इट इज ओवर नाउ। तो अभी एक नई चीज आ गई है, एससीओ आया है, ब्रिक्स आया है। ब्रिक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक फोरम बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको पहले बड़ी पिक्चर देखनी है। जंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ वेयर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग और विल दे हार्म द बिग पिक्चर। दैट इज वेयर द वॉर कम्स इन। क्या वो बड़ी पिक्चर का नुकसान कर रहे हैं? In the war comes in, otherwise war by itself means nothing. बिल्कुल। चैनल साहब आप क्या समझते हैं? एक तो जी वो मैंने प्रदीप साहब से भी सवाल जी किया। आपका सवाल बेसिकली ये था ना कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या उससे और फिर कैसे इसका हल क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब ऐसे मुल्क जंग करते हैं तो फायदा होता है उन मुल्कों को जो अपना वेपन बेचते हैं, और नुकसान होता है उन मुल्कों को जो लड़ रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस के फ़ायदा होगा अमेरिका को, फ़ायदा होगा कोई वेस्ट को, फ़ायदा होगा चीन को, फ़ायदा होगा अगर वो कनेक्टेड ना हो स्ट्रेटजिकली जो हम बात ये कर रहे हैं। और फिर ये कि नुकसान हमें होगा, हिंदुस्तान को होगा, पाकिस्तान को होगा। अब इसका तरीकाकार आगे बढ़ने का मेरी नज़र में ये है कि देखें, ये कि एक बात तो पक्की है, वो जैसे शैब ने कहा था कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। इफ़ यू डू नॉट टॉक तो हाउ कैन यू से एनीथिंग टू ईच अदर। कि अगर मैं चाहे मैंने गुस्से का इजहार करना हो स्वामी साहब से, बट आई हैव टू टॉक टू हिम, और मैं उसका इजहार करूँगा, फिर ठीक है आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होगा जैसे भी होगा। तो जब हम बात नहीं करते और बात करने की शराइत हमने रखी हुई है जो कि हो सकता है दुरुस्त हो, चूँकि आज हमने स्पेसिफिक उसमें नहीं जाना लेकिन हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब पाकिस्तान कहता है कि ये काम आप कर ले तो हम बात करते हैं, और वो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है जो पाकिस्तान डिमांड करता है, और इंडिया भी डिमांड करता है कि आप ये काम कर ले तो हम बात करते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम एक दूसरे को एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक है जिस इलाके में हम कहते हैं जुल्मों से तुम बंद करें वो बात कर सकते हैं, जो वो ये कहते हैं कि आप टेररिज्म को रोकें तो हम उसके उनको गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ताकि पॉलिटिकल ईज हो ज़रा माहौल में। जब तक टेंशन रहेगी माहौल में ये कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अब हमने देख लिया है कि जैसे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर थोड़ा चेंजेस आ रही हैं, तो एक टेंशन ऊपर बड़े लेवल पर है, और बहुत ही मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा, हक में होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हक में कि वो इन बड़ों की लड़ाई में ना पड़े। मतलब ये है कि अगर अमेरिका, चीन, रूस आपस में किसी भी बात पे लड़ रहे हैं और हम किसी का ऐसा हरीफ बन जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए कि वो हमें मजबूर करे कि भी चूँकि हमारी लड़ाई है बी के साथ और आप भी बी के साथ लड़ाई करें या आप हमारा साथ दें, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा खासकर हिंदुस्तान की लीडरशिप को, ये मैं कहता हूँ हमेशा उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वो रखा है, उनको ये एडवांटेज भी जाता है, और मैं करता हूँ उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने थ्रू आउट कोल्ड वॉर में भी आपने देखा होगा कि अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा है इस मामले से। वो कि थोड़ा सा झुकाव था उनका यूएसएसआर की तरफ, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं खुबे कि बिल्कुल ही उनके हर काम। अभी भी ऐसे है कि आपने देखा बावजूद इसके कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को खड़ा किया हुआ है चीन के खिलाफ, या कम से कम उनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड है इंडिया की, जो अपने बातचीत करते हैं, जो छोटी सी स्कर्मिश हुई है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो दे आर नॉट टोइंग दी लाइन ऑफ सुपर पावर। हमें भी किसी हद तक काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस ये है कि वो दोनों पावर्स हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा छोटा मुल्क है। वो समझते हैं कि जब हम इनको हुक्म दें तो इनको फौरी तौर पे हमारा हुक्म मानना चाहिए। तो चूंकि इस वक्त हुक्म हम नहीं मान रहे, तो इसलिए हम अंडर प्रेशर भी हैं। और तो ये इस किस्म के पुल सरात के ऊपर चलना, ऐसा बैलेंस क्रिएट करना जिसमें हम अपना इंटरेस्ट देखें, अपने लोगों का इंटरेस्ट देखें, आपस में बातचीत करें, अपना ये शो करें दुनिया को कि इतनी हमारे अंदर अक्ल है कि हम अपने मसले हल कर सकते हैं। क्योंकि ये 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है जो इस रीजन में रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा है जो यहाँ पर रह रहा है। और अगर हम और ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, आप देखें कि हमारे लोग, हमारे खित्ते के लोग जाके
लीड कर रहे हैं, कहीं के वजीर आजम बने हुए हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी के एक्सपर्ट, हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एन इंटेलिजेंट रेस। तो इंटेलिजेंट रेस का जो लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि क्या वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं। एनी रेस, एनी इंडिविजुअल दैट कैनॉट रिजॉल्व हिज और देयर प्रॉब्लम्स, उनकी इंटेलिजेंस को क्या करना। तो हमें चाहिए कि आपस में बातचीत करें, तालीम को बढ़ाएं, अपने मसले हल के जो बेयर मिनिमम टॉक करने की कंडीशंस हैं वो भी मान लें, हम भी मान लें, इसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से तो चल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही दूर दूर बैठे रहे और लोगों की बातों में आते रहे, हमें वो फलाना मुल्क बताता रहे कि ये देखो ये तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और इधर से आती रहे बीबीसी कभी बताए, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका बताए कि वो ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो फिर तो वही ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि इतने अवेयर लोग मौजूद हैं दोनों मुल्कों में, और वो उनके पॉलिटी में भी हैं, और वो उनकी मिलिट्री में भी हैं, वो उनकी इकॉनमी में भी हैं, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और हर जगह कम्युनिटी थिंकर्स मौजूद हैं। उनको पता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग जो है नहायत ख़तरनाक हो सकती है, ना सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि वो कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं उसका होता। फिर दूसरी बात ये है कि हमने देख भी लिया कि जंगें जो है वो क्या हासिल करती हैं। तो ठीक है, हम अपनी अपनी फ़ौजों को रखें, अलर्ट रखें, कायम रखें, एक डिटरेंस का रखें, लेकिन उसके बाद डिटरेंस जब कायम हो जाती है तो उसके बाद बातचीत ही करनी होती है, और बातचीत के लिए माहौल बनाना होता है। तो बस ये मेरा ख्याल है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते कि सही लोगों के पास ही आ जाए। वो जो कह रहे हैं परवीन साहब, ठीक कह रहे हैं कि अगर दोनों साइडों की या किसी एक साइड की पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल पार्टी ये समझें कि दूसरे की दुश्मनी में हम वोट ज़्यादा ले सकते हैं अपने लोगों के, तो इसका ये मतलब है वहाँ पर ख्वानदगी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर इल्म का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन की तरफ हमें भी तवज्जो देनी चाहिए, इंडिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जब हम सोचेंगे, समझेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो शायद इसमें फ़ायदा होगा आगे बढ़ने का।